चलिए रासायनिक संयोग के लिए मैं डेस्टर जाना चलिए देखिए रासायनिक संयोग के नियम में पहले हेडिंग डालिएगा आप लोग। क्या हेडिंग डाली पहली? हाँ, उसमें देखिए कई सारे नियम है। पहला हेडिंग डालिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो बुक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हेडिंग डालिए। देखिए संरक्षण का सिद्धांत हमने आप लोगों को बताया था, एक बार जो है चर्चा की थी, अब बात ना करें। देखिए संरक्षण का सिद्धांत अगर कहीं भी लागू होता है, जैसे द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोला जाता है। ऐसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आप लोग सुने होंगे, है ना? या फिर आवेश संरक्षण का नियम, या आगे बहुत जगहों पे संरक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे। संरक्षण सिद्धांत का मतलब ये जिसके साथ लागू होता है उसके लिए है कि वो ना तो उत्पन्न की जा सकेगी और ना ही नष्ट की जा सकेगी, बस केवल क्या होगा कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी। तो रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग क्या है? जिसमें दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के दो या अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ बनाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोग। रासायनिक रूप से जुड़ना रासायनिक संयोग हो गया, है ना? मतलब बंधों का टूट करके फिर से बंधों का जुड़ना ही रासायनिक संयोग समझिए, रासायनिक समीकरण समझिए। तो उसके लिए कई सारे नियम है। पहला है आपका क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम हम क्या बता रहे हैं अभी आप लोगों को? क्या बोले हैं? संरक्षण का नियम क्या है? ये संरक्षण का नियम कहीं भी अगर लगता है, जिसके साथ लगता है, उसके लिए परिभाषा बन के ये आता है कि ना तो उसको नष्ट कर पाएंगे और ना ही उत्पन्न करेंगे, ठीक ना? मतलब ना नया बनेगा और ना ही पुराना नष्ट होगा, बस केवल क्या होगा, वो एक रूप से दूसरा में बदल जाएगा। तो रासायनिक संयोग के नियम में द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है कि जितनी मात्रा में आप अभिकारक लेंगे, जितनी मात्रा में आप अभिकारक लेंगे उतनी ही मात्रा में क्या प्राप्त होगा? उत्पाद प्राप्त होगा, है ना? तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान की क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है? तो हालांकि इसको ये द्रव्यमान यानी भार से संबंधित है, परंतु जो आप लोगों को हमने रासायनिक समीकरण लिखना सिखवाया था और उसके बाद संतुलित करवाया था, तो संतुलित करने का सिर्फ एक ही मतलब था, ताकि दोनों का अणु भार क्या हो जाए? समान हो जाए। दोनों तरफ का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाए? समान हो जाए। जैसे ये देखिए HCl प्लस MgOH का होल ट्वाइस अगर हम करते हैं, गिव्स आउट, तो ये Mg प्लस है और ये Cl माइनस है, प्लस का माइनस से रिएक्शन कराएंगे, बनेगा आपका MgCl2, बिकॉज Mg का प्लस 2, समझे? और फिर उसके बाद H और OH का बनाएंगे, तो ये बनाता है H2O। H और OH, H2, ये याद रखिएगा कि ये टूटता है H प्लस में और OH माइनस में। ये तो रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया, परंतु ये द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभी सही नहीं है। और सही नहीं क्यों है? क्योंकि देख लेते हैं, अगर दोनों तरफ के परमाणु भार यानी दोनों तरफ के लिए गए मोलर द्रव्यमान अगर समान होंगे तो ये समीकरण आपका सही होगा, ठीक ना? तो इधर देखते हैं, H का 1 35.5, तो ये टोटल हो गया 36.5, ये कितना हो गया? 24। ऑक्सीजन का 16 दूना ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है 1, ये 2 हो गया। टोटल जोड़े तो 36.5, टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 4 10 2 12 2 14 3 2 5 5 3 8 1 9 94.5। क्लियर? ये सबको समझ में आया? इधर टोटल अभिकारक का भार मान लेते हैं कितना? 94.5, ठीक है? ये हम मोलर द्रव्यमान के लिए बता रहे हैं, जबकि वो थ्योरी दी गई है वास्तविक द्रव्यमान के लिए 1 किलोग्राम लिया गया, ये 1.5 किलोग्राम लिया गया, इस तरीके से। लेकिन हम इस थ्योरी को किस पे बता रहे हैं आपको? मोलर द्रव्यमान पे। तो मोलर द्रव्यमान के लिए भी ये थ्योरी सही है, बात समझे ना? दोनों तरफ का मोलर द्रव्यमान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, ठीक? तो यहाँ पे आप देखते हैं Mg की वैल्यू कितनी है? ये 24 आएगा, 35.5 70, क्यों जी?
और ये आपका 2 और 16 18, 8 4 7 1 8 2 10, सॉरी 8 1 9, क्यों जी 92 आ रहा है। 8 4 12, 7 1 8, 8 2 10 1 11, 112 आ रहा है। बराबर नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो है समीकरण आपका सही नहीं है, ये द्रव्यमान संरक्षण नियम के विरुद्ध में है, विरोध में है, समझे ना। तो अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होना चाहिए तो दोनों तरफ समीकरण संतुलित हो, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो वहां पर मोलर द्रव्यमान के लिए, किसके लिए, मोलर द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होगा। ठीक है, तो अगर हमें समीकरण बैलेंस करना हो, ध्यान दीजिए यहाँ पे mg कितना है, चलो एच की बात करते हैं, एच इधर कितना है टोटल, 2 यहाँ का है, 1 यहाँ का है, 3 का है, वहां पे 2 है। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, यहाँ 2 से गुणा करा दें, यहाँ 2 से करा दें, 2 2 2 और 2 2 दूना 4। हाइड्रोजन बैलेंस कितना Cl, 2 Cl, यहाँ कितना Cl बैलेंस, Mg कितना, यहाँ कितना बैलेंस, ऑक्सीजन कितना, तो यहाँ कितना, हाइड्रोजन तो पहले ही चेक कर चुके हैं, बैलेंस है। अब अगर बैलेंस होगा तो 110% द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा। लगा के देखिए, ये कितना है, हाइड्रोजन है 35.5, 36.5, 36 दूना 72 73, है ना, क्यों जी। फिर उसके बाद आपका मैग्नीशियम का 24, और ये कितना होगा, 1 16 16 1, डायरेक्ट ऐसे गुणा करा लीजिए, 34 34 24 58, बोलो 34 और 24 कितना हो जाएगा, 58। फिर उसके बाद इनको जोड़िए, कितना आएगा, 8 3 11, 7 5 12 1, क्लियर, 121। इधर चलिए, 24 और 70, 35.5 और 71, 24 हो गया। 35.5 का दुगना करेंगे कितना आएगा, 71 आएगा ना, 35 दूना 70 और 0.5 का दुगना 1 हो गया, 71 और 24 कितना हो जाएगा, 95। और ये आपका 18 दूना 36, 6 5 11, 9 3 12 1 आया, समझे ना। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि जितनी मात्रा में आप अभिकारक लेते हैं उतनी मात्रा में उत्पाद प्राप्त होना चाहिए। ये किसके अनुसार, ये तो आप समीकरण में मोलर द्रव्यमान बताए थे ना, मोलर द्रव्यमान, परमाणु भार, अणु भार या आयन भार जो भी होगा उसको मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान के लिए अगर आप समीकरण संतुलित कर देते हैं, समझ ना, आप मोलर द्रव्यमान के लिए अगर समीकरण संतुलित कर देते हैं तो वो जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करेगा, प्रूव करेगा, सत्य साबित करेगा। परंतु क्या होता है, कभी कभी जैसे हम HCl ले लिए और NaOH ले लिए, है ना, इधर हम 1 किलोग्राम इसको ले लिए और ये मान लीजिए 1 किलोग्राम ले लिए और इसका रिएक्शन कराए, ये NaCl बनाता है। हम किलोग्राम की वास्तविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, अब हम मोलर द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे हैं, वास्तविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं जिसके लिए द्रव्यमान संरक्षण नियम दिया गया था। लेकिन हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को मोलर द्रव्यमान पर भी क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। अब ये चीज निकल के आएगा कि दिए गए समीकरण में मोलर द्रव्यमान समान हो सकता है परंतु द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है, भार अलग अलग हो जाता है। वो कैसे, देखिए HCl ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है, अम्ल और क्षार की क्रिया कराए तो नमक बना और फिर उसके बाद जल बनता है। दोनों का, इधर दोनों का वजन कितना हुआ, 2 किलोग्राम, और इधर का दोनों का वजन पता चला कि 1.5 किलोग्राम है। बनाएंगे तो कुछ कम हो गया, ठीक है। जितना मात्रा में आप गन्ने का रस लेते हैं उतनी मात्रा में गुड़ प्राप्त होता है क्या, उतनी मात्रा में चीनी प्राप्त होती है क्या, कुछ मात्रा घट जाती है ना। तो यहाँ पे ये 0.5 ग्राम, 0.5 किलोग्राम, इतनी वैल्यू घटेगी। और द्रव्यमान संरक्षण कहता है कि जितना आप लिए थे उतने ही वहां पे प्राप्त होगा। ये 0.5 किलोग्राम गया कहाँ पे, ये 2 जगहों पे, या तो एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जाएगा, गंदगी के रूप में, और दूसरी यही द्रव्यमान किसके रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ना ऊर्जा के रूप में, समझे ना। ये द्रव्यमान में जो कमी आ रही है किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ऊर्जा के रूप में। और इसके लिए आइंस्टीन ने बताया था कि कितनी ऊर्जा निकलेगी, डेल्टा m × c²।
ऊर्जा बराबर डेल्टा एम क्या है, जो द्रव्यमान में कमी है, और सी क्या है आपकी प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। समझे ना। तो ये जो है ध्यान से समझिएगा, तो जो द्रव्यमान में कमी होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा में, ठीक ना। अब उस ऊर्जा से अगर हम द्रव्यमान फिर से निकालें और टोटल जोड़ें तो इसी के बराबर वो द्रव्यमान होगा। कच्चा चूना देखा है आपने, जितना वजन का होता है पानी में डाल दीजिए उसका वजन कम हो जाएगा, है ना। बात समझिएगा कैसे, जब हम कच्चे चूने को पानी में डालते हैं तो आपका CaOH बुझा चूना प्राप्त होता है, CaOH का होता है। लेकिन जितना मात्रा में हम CaO लिए होते हैं उतनी मात्रा में CaO + H2O, ध्यान दीजिएगा, जितनी मात्रा में ये लिए होते हैं उतनी मात्रा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं प्राप्त होता, बुझा चूना नहीं प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पे कुछ द्रव्यमान में कमी हुई, वो द्रव्यमान किस में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा में। और इसका आपने एग्जांपल देखा होगा कि कच्चा चूना को पानी में डाल दे तो उबलने लग जाता। तो उबलने के लिए हम कहीं से आग लगाए तो नहीं ना, वो अपने आप से उबल रहा है, इसका मतलब वो अपने आप से ऊर्जा उत्पन्न किया, इसका मतलब उसमें द्रव्यमान की कमी हुई और वही द्रव्यमान किस में कन्वर्ट हो गया, ऊर्जा। समझे ना। अब उस ऊर्जा के बराबर अगर द्रव्यमान निकालेंगे तो दोनों तरफ का जो है द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। कि अभिकारक जितनी मात्रा में लेंगे 100% श्योर है वो उतनी मात्रा में उत्पाद प्राप्त होगा, चाहे वो हमें ऊर्जा के रूप में ही क्यों ना प्राप्त हो। बात समझ में आया ना। तो अगर ऊर्जा को फिर से द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे तो उसी के बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा। इस परिभाषा में कोई दिक्कत किसी को? अगर आपको जो है सत्य मतलब दिखाना होगा द्रव्यमान संरक्षण को तो मोलर द्रव्यमान के हिसाब से दिखाइएगा। इधर का अणुभार निकाल दीजिएगा, उधर का अणुभार निकाल दीजिएगा, दिखा दीजिएगा दोनों बराबर। ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत हो गया, ठीक है। क्योंकि किलोग्राम वाले में बिना अभिक्रिया को आप जाने, बिना तौले, बिना परीक्षण किए उसको आप दिखा नहीं पाओगे, लेकिन जो रिएक्शन है उसको बिना परीक्षण किए आप दिखा सकते हो, रिएक्शन लिख करके। समझ में आया ना। और इसको अगर इस वजन के हिसाब से दिखाना है, द्रव्यमान के हिसाब से, तो आपको उसके लिए प्रयोग करना पड़ेगा, तौलना पड़ेगा, जितनी ऊर्जा है उसका कन्वर्ट करके निकालना पड़ेगा ना। तो सारी चीजों के लिए वो अलग प्रयोग होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को समझाना है तो क्या करोगे आप, एक रिएक्शन दोगे और मोलर द्रव्यमान से उसको समझा दोगे कि ये देखो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत इसमें लागू होता है। समझे ना। कोई समस्या किसी को? नहीं। तो लिखिए फिर रासायनिक संयोग के नियम में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिएगा। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या लिखे, अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्या लिखे, पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात अभिक्रिया से पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान, अभिक्रिया से पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्या लिखें, अभिक्रिया के उपरांत पदार्थों के, अभिक्रिया के उपरांत, उपरांत मतलब बाद, अभिक्रिया के उपरांत पदार्थों के कुल द्रव्यमान के समान होता है। 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 कुल द्रव्यमान के
समान होता है। एग्जाम्पल में जैसे इसका लिख लीजिए, इसी का अभिकारक के कुल मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान लिखिएगा, और इधर उत्पाद का कुल मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिएगा, दोनों को बराबर दर्शा दीजिएगा, है ना। तो निकाल लीजिए इसका, इसी रिएक्शन का निकाल लो, इसी रिएक्शन का, इधर का कुल मोलर द्रव्यमान और इधर का कुल मोलर द्रव्यमान, ठीक है। निकाल दो, कॉल कर लें।